हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्योंकि हम देख रहे थे बायोलॉजी में हमने फर्स्ट देख लिया था कि जो हमारा बायोलॉजी है, आखिर बायोलॉजी होता क्या है। ठीक, हमने पहला देख लिया था कि हमारा जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी होता क्या है। और ना आज हम जस्ट क्या करेंगे, बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट होगा ये हमारा होगा पाचन तंत्र। हमारा बायोलॉजी का जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट होगा ये हमारा होगा पाचन तंत्र। ये केवल क्लास 10th के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए का है, इंपॉर्टेंट है। केवल क्लास 10th के लिए नहीं बल्कि ट्वेल्थ के बाद सब मतलब सब एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। क्योंकि आप जानते हैं ना कि जो हमारा 9th और 10th का जो सिलेबस होता है ये किसी भी मतलब इसके हायर क्लास के लिए 11th हुआ 12th इसके आगे जितने एग्जाम्स होते हैं, फिर BSc CSc आप कुछ कीजिए, मतलब कुछ भी कीजिए, ये क्या होता है, हमारा बेस होता है। ठीक, तो ये हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जस्ट देखेंगे कि जो हमारा पाचन तंत्र होता है ये क्या होता है। ठीक, तो प्लीज़ स्टार्ट करने से पहले वही लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक, देखिए ये जो हमारा पाचन तंत्र है ना, ये भी किसी का है अंग। जैसे कि मान लीजिए कि मैं किसका अंग हूँ, अपने माता पिता का मैं एक अंग हूँ। मेरी जो उत्पत्ति हुई है मेरे माता पिता से ही हुई है। वैसे ही जो ये पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र भी किसी के अंतर्गत आता है। जैसे कि ये ना जो पाचन तंत्र होता है, ये पाचन तंत्र जैविक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। अब जैविक क्रियाएं होते क्या हैं, तो हमारा पहला फर्ज ये है कि हम जाने कि जो हमारी जैविक क्रियाएं होती हैं, आखिर जैविक क्रियाएं होती क्या है। ठीक, देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि आप बताइए कि जो हमारी जैविक क्रियाएं होती हैं क्या होती हैं, जैविक क्रियाएं क्या होती हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आप बताइए कि जो हमारा जैविक क्रिया होता है, जैविक क्रिया होता है, आखिर होता क्या है, इसे हम कहते हैं जैव प्रक्रम। क्या, इसे हम जैव प्रक्रम भी कहते हैं। और बात करें तो ये जो हमारा जैव प्रक्रम है, जैव प्रक्रम हमारा जो क्लास 10th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसे आप जैव प्रक्रम कर सकते हैं, जैविक क्रिया कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप इसे उपापचय क्रिया भी कर सकते हैं, उपापचयी क्रिया भी कह सकते हैं। हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि आप बताइए कि जैविक क्रियाएं होती क्या है, तो आप बस इतना कहिए ना कि जीवन को चलाने के लिए ना जो जो क्रियाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, जैविक क्रिया कहते हैं। बस जस्ट इतना ही कहिएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप बताइए कि जो जैविक क्रिया होती हैं उसे कहते क्या है, तो आप बस जस्ट उसके समक्ष आंसर प्रस्तुत कीजिएगा कि जीवन को चलाने के लिए जो जो क्रियाएं होती है ना उन्हें हम क्या कहते हैं, जैविक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि आप दैनिक जीवन में आप मतलब ना एक स्टूडेंट, एक टीचर या फिर किसी की भांति मत सोचिए, एक इंटेलिजेंट की भांति मत सोचिए। आप नॉर्मल एक पर्सन की तरह सोचिए कि आप मतलब जीवन में या फिर एक दैनिक जीवन में आप सुबह से उठते हैं, सोते तो सब करते हैं, मतलब आप दैनिक जीवन क्या काम करते हैं, सोचिए, खुद सोचिए कि आप दिन भर में क्या कार्य करते हैं, सोचिए। देखिए आप खाना खाते हैं, खाते हैं ना, काहे के लिए, कि आपको पोषण की प्राप्ति हो, खाना खाते हैं। इसके बाद आप सांस लेते हैं, अर्थात श्वसन की क्रिया करते हैं। जब आपने भोजन खा लिया तो उसका कुछ अपशिष्ट पदार्थ बचता है, तो उसे आप मल मूत्र के रूप में शरीर से बाहर भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा उत्सर्जन की क्रिया हुई। तो आपने यहाँ देखा कि हमने बहुत सारी क्रियाएं की, क्या, क्योंकि जो ये सब हमने क्रियाएं की वह क्या है, हमारी जैविक क्रियाएं हैं। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि हम तो नहाते भी धोते हैं, नाक धोते हैं ही हैं, मुंह धोते हैं, बाल झाड़ते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि का आप बिना नहाए, बिना धोए, बिना बाल झाले, बिना नए कपड़े पहने जीवित रह सकते हैं? तो आपका आंसर आएगा हाँ। ठीक है, तो बस यही है कि आप एक क्रिया करते हैं, ये हमारी का है, ये हमारी आवश्यकता के लिए है, वैसे हमें ज़रूरत नहीं है। हम बिना नहाए, बिना बाल झाड़े, बिना नए कपड़े पहने भी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। जैसे कि सन्यासी जो हमारे सन्यासी होते हैं वे बिना नहाए धोए भी तो बहुत समय तक रहते हैं। उनका उनका आप देखते हैं जो बाल उड़ता है वो जटा बना जाता है, कभी झाड़ते नहीं है। तो वह हमारे लिए आवश्यक नहीं है। हमारे लिए आवश्यक जस्ट ये है कि हमें पोषण की प्राप्ति होती रहे, हम सांस लेते रहें, वो सर्जनी क्रिया होती रहे, हम हमेशा का रहेंगे, जीवित रहेंगे। ठीक, तो आपसे कोई पूछे कि आप जैविक क्रिया बताइए, जैविक क्रिया क्या होती है, तो आप बस इतना कहिएगा कि जीवन को चलाने के लिए क्या, जीवन को चलाने के लिए जो जो क्रियाएं आवश्यक होती हैं, जो जो क्रियाएं आवश्यक होती हैं उन्हें हम जैविक क्रिया कहते हैं, उन्हें हम
उन्हें हम जैविक क्रियाएं कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? जैविक क्रिया कहते हैं। अब जैविक क्रिया के अंतर्गत हमें दो शब्द देखने को मिलते हैं। पहला तो मतलब ना, आपने जैविक क्रिया देख ली है, ठीक। मान लीजिए कि आपने मेरी मम्मी को पढ़ लिया मान लीजिए कि आपने मेरी मम्मी को पढ़ लिया, तो अब आपको कुछ और भी पढ़ना होगा। कैसे? मम्मी के केवल मैं पाचन तंत्र तो अंग हूँ, लेकिन पाचन तंत्र में भी या फिर श्वसन और सजन कुछ में भी ना आप दो क्रियाएं देखने को आपको मिलेगा। पहला तो आप मतलब देखेंगे कि कुछ ना कोई वस्तु जुड़ रही होगी। आप इतना देखेंगे कि या तो कोई वस्तु जुड़ रही होगी या फिर कोई वस्तु टूट रही होगी, लेकिन जुड़ने या फिर टूटने हमें दोनों से क्या ऊर्जा की प्राप्ति हो रही होगी। आप कहेंगे कि ये तो हमारा आकलन और समाकलन हुआ, लेकिन वो मैथ की दृष्टि से, साइंस की दृष्टि से हमें यहाँ पर अलग देखने को मिलता है, और वो भी बायोलॉजी की बेसिकली दृष्टि से हमें ये अलग शब्द देखने को मिलते हैं। ये जो हमारे दोनों शब्द होते हैं ना, ये हमारे होते हैं एनाबॉलिक और होते हैं क्या दूसरा? कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक को हम हिंदी में कहते हैं उपचयी क्रिया। उपचयी क्रियाएं, उपचयी क्रियाएं। और जो हमारा कैटाबॉलिक होता है, कैटाबॉलिक कहते हैं हम अपचयी क्रियाएं। अपचयी क्रियाएं, अपचयी क्रियाएं। देखिए, इसे हम कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस। एनाबॉलिक रिएक्शंस। और जो ये हमारा, इसे हम कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस। कैटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक। देखिए, यहाँ पे हमें इसके अंदर जैविक क्रियाओं के अंतर्गत हमें दो शब्द देखने को मिलता है, जिसमें हमारा जो पहला शब्द होता है ये होता है उपचयी क्रिया, और जो हमारे होती है दूसरी होती है ये अपचयी क्रिया। आप ना देखेंगे कि जब हमारी वस्तु जुट रही हो, जब आप देखेंगे कि जब हमारी का हो वस्तु जुट रही हो, तो हमारे वहाँ पे हमारी कौन सी क्रिया होगी? वहाँ पे होगी हमारी उपचयी क्रिया। लेकिन बात करें जहाँ पे वस्तु टूट रही हो, जैसे ना कि आप ना पिंड बहुत सारे ढेला नहीं कर लीजिए, मान लीजिए ना आप बहुत सारे क्या लिए? पत्थर लिए। क्या लिए हैं? पत्थर लिए हैं। अब आपने उन पत्थरों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो आपने जो जोड़ने की प्रक्रिया की वो क्या है? हमारा उपचय क्रिया है। और वहीं आपने एक पत्थर पहाड़ लिया, पहाड़ को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो हमारा क्या होता है? वो आता है हमारा अपचय क्रिया। उपचय क्रिया के अंतर्गत हम ये देखते हैं ना कि जो हमारी उपचय क्रिया होती है, उस उपचय क्रिया के हम अंतर्गत बस जस्ट वन क्रिया देखते हैं, उसमें हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? तो आप देखते हैं कि जब हम प्रकाश संश्लेषण कराते हैं, जब हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो उसमें क्या होता है? हम जस्ट डालते कहाँ हैं? जब हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं डालते कहाँ हैं? उसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जो जल होता है। इसमें हमने यहाँ पर देखा इसमें हमारे दो पदार्थ थे। पहला तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड था और दूसरा हमारा जल था, जो कि दोनों अकार्बनिक क्रियाएं, अकार्बनिक पदार्थ थे। और इससे जब हमने जोड़ दिया तो हमें ग्लूकोज का प्राप्ति हुआ। इससे हमने जब जोड़ा तो इससे हमें ग्लूकोज की प्राप्ति हुई। तो इससे एक अणु का हुआ? निर्माण हुआ। तो ये हमारा क्या हुआ? उपचय क्रिया हुआ। तो आपसे कोई पूछे कि उपचय क्रिया क्या होती है, तो आप उसके आंसर में बस इतना कहिएगा कि जब सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण हो, तो उस क्रिया को हम उपचय क्रिया कहते हैं। 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 और आपसे कोई पूछे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में दे दीजिएगा आप। एग्जाम्पल में क्या? प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, आशा करती हूँ कि आपको आ रहा होगा। अगर नहीं होगा तो अभी तक मैं तो बनाना है टॉपिक, तो आप अगर कोई आपसे एग्जाम्पल पूछे ना तो कोई आपको दिएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कैसे? अब आपसे पूछे कि प्रकाश संश्लेषण ठीक है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण आखिर कैसे होता है, तो आप कहिएगा कि आप जानते हैं कि जो हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? सूर्य की उपस्थिति में होता है। और जब आप इसके रिएक्शंस को देखेंगे तो रिएक्शन में आप पाते हैं कि जब हमारा 6CO2 जब 6H2O से क्रिया करता है, तब हमारा बनता है क्या? ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। C6H12O6, तब हमारा क्या बनता है? ग्लूकोज।
C6H12 वो 6 बचता है, 6H2 और फिर 6H2O प्लस 6O2। लेकिन आप 6H2O और 6O2 मत पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये इसमें थे तो नॉर्मल बात है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमें ग्लूकोज की प्राप्ति हो रही है। क्या? ग्लूकोज की प्राप्ति हो रही है, प्लस ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। इसलिए जो हमारा ये जो क्रिया हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? हमारा उपचय क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपचय क्रिया हो जाएगा। अब जो हमारा ना दूसरा सब आता है, ये अपचय क्रिया। जब हमारा उपचय होगा तो अपचय क्या होगा? अपचय उसके विपरीत होगा। देखिए, अपचय उपचय हो गया। अब हमारा दूसरा शब्द का है अपचय क्रिया। दूसरा शब्द हमारा क्या था? अपचय क्रिया। अपचय क्रियाएं क्या? अब आपसे कोई पूछे कि जो हमारी अपचय अर्थात जो हमारी कैटाबोलिक रिएक्शंस, अगर आपसे कोई पूछे कि हमारी तुम्हारी कैटाबोलिक रिएक्शंस क्या होती हैं, तो आप इसमें कहिएगा कि उसमें सरल अणु जुटे थे, इसमें जो जटिल अणु होंगे वो काट टूट जाएंगे। ठीक, तो आपसे क्रियाएं आप जस्ट उसका विवरण बताइएगा कि जब जटिल अणु सरल अणुओं में विभक्त हो जाते हैं, अणुओं में विभक्त हो जाते हैं, तो इस घटना को हम, इस क्रिया को हम, कहाँ से क्रिया? इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अपचय क्रिया कहते हैं। ठीक, अपचयी क्रिया कहते हैं, अपचयी क्रियाएं कहते हैं, अपचयी क्रियाएं कहते हैं। यहाँ पे क्रियाएं लिख लीजिएगा। ठीक, ठीक, तो यहाँ पर आपने देखा कि जो हमारा क्या था, जो उपचय क्रिया था, उसमें जो हमारे सरल अणु थे वे जुट करके जटिल अणु का क्या कर रहे थे? निर्माण कर रहे थे। लेकिन वहीं पे जो हमारी अपचय क्रिया थी, अपचय क्रिया उसके एकदम विपरीत थे। इसमें जो हमारे जटिल अणु थे, जटिल अणु टूट करके ना, बिखर उखर करके एक अपने ही ना सरल अणु में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। तो ये हमारी क्या होती है? अपचयी क्रियाएं होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा क्या? श्वसन। श्वसन में क्या होता है? जो हमारा ग्लूकोज होता है क्या होता है? टूट जाता है। जो हमारा ग्लूकोज होता है वो हमारा क्या होता है? टूट जाता है। आप देखेंगे कि जो हमारा आप ना कभी भी ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा ना श्वसन श्वसन और ना प्रकाश संश्लेषण, आप इन दोनों में ना कभी आप कंपेयर करके देखिएगा। मैं आपको होमवर्क देख रही हूँ, आप ना मतलब आप ना इसका कंपेयर करके देखिएगा, और जो आपको थाट निकले वो बताना मत भूलिएगा। इसमें बहुत अच्छा थाट होता है मतलब ना कुछ अच्छा इसका कंपेयर करके ना आप देखिएगा, आपको इसकी मैजिक पता चलेगा कि क्या इसमें है। ठीक, इसमें आप कह सकते हैं का हमारा प्रकाश संश्लेषण, ये तो हमारे का एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं श्वसन। ये कई उदाहरण जानिए, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ठीक, श्वसन आप जानते हैं कि श्वसन में होता क्या है? श्वसन में हमारा ग्लूकोज का क्या होता है? विखंडन होता है। ग्लूकोज का क्या होता है? विखंडन। आप जानते हैं कि जो हमारा श्वसन होता है C6, यहाँ पे जो हमारा श्वसन होता है, श्वसन में क्या होता है? C6H12O6 जो हमारा ग्लूकोज होता है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? टूटता है। जो हमारा ग्लूकोज होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? टूटता है। तो हमारा बनाता क्या है? ये बनाता है 6CO2 प्लस 6H2O बनाता है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप अपचयी और उपचयी क्रिया के बारे में बताइए, तो आशा करती हूँ कि आपको अपचयी और उपचयी क्रियाएं आ गई होंगी। आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जो हमारा उपचयी क्रिया और जो अपचयी क्रिया होती हैं एक दूसरे का होते हैं, विपरीत होती हैं। जहाँ उपचयी क्रिया में जुटने का कार्य होता है, वहीं जो हमारी अपचयी क्रिया होती है, अपचयी क्रिया में क्या होता है? टूटने का कार्य होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि देखिए आप यहाँ पे ग्लूकोज श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों को एक दूसरे के विपरीत में मान सकते हैं, क्योंकि जब हमारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो उसमें छोटे छोटे अणु जो होते हैं ना, सरल अणु होते हैं, वे जुट करके एक जटिल अणु ग्लूकोज का निर्माण करते हैं लेकिन जो हमारा श्वसन होता है ना, श्वसन में जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल में विखंडित हो जाता है। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट था यही मैजिक थी कि जो हमारा श्वसन होता है और जो हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है, दोनों एक दूसरे का होते हैं, विपरीत होती हैं। दोनों एक दूसरे की विपरीत क्रियाएं होती हैं।
ये हमने देख लिया, हमारा जो बेसिक था बेसिक कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं पाचन। अब हमें पढ़ना है पाचन तंत्र। तो पहला हमारा शब्द क्या है इसमें, हमारा पहला शब्द है पाचन। तो बात करते हैं कि जो हमारा पाचन आखिर होता क्या है। पाचन आखिर होता क्या है। आप ना नॉर्मली एक मतलब एक सामान्य व्यक्ति की तरह सोचिए। आप देखिए, आप भोजन करते हैं ना, आप भोजन कैसे करते हैं। तरल तो बहुत कम लेते होंगे, लेकिन आप भोजन क्या करते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, मछली खाते हैं, मटन खाते हैं, अरे मतलब जो जो भी खाता हो आप एक ठोस के रूप में उसका करते हैं। वैसे दूध और दही का बात छोड़िए, दूध और क्या कहते हैं ये चीनी में शरबत वरबत की बात छोड़िए, अभी आप नॉर्मली उनका भी पाचन होता है, तो उनका तो मतलब अवशोषण बहुत ज़्यादा होता है, तो वो कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे नॉर्मली सोचिए, आप भोजन के रूप में क्या लेते हैं, ठोस लेते हैं ना। और जब भोजन के रूप में ठोस लेते हैं तो आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब आप किसी भी चीज़ का उत्सर्जन करते हैं मल मूत्र के रूप में, जब अपने शरीर से आप बचे अपशिष्ट पदार्थ जो आपका कचरा होता है, जब उसे आप उत्सर्जन करते हैं अर्थात शरीर से बाहर निकालते हैं मल मूत्र के रूप में, तो कैसा होता है। क्या जो जैसा आपने खाया था वैसे ही होता है, नहीं होता है ना। आपने खाया तो ठोस था, लेकिन हमें निकलता कैसा है, तरल निकलता है ना। कोई बात नहीं। तो यह कैसे हुआ, तो ये जो मतलब जो ठोस था वह सरल, जो ठोस हमारा था वह सरल अर्थात तरल सरल के रूप में यहाँ पे आप जो हमारा ठोस है ना, आप इसे जटिल भी कर सकते हैं। जो आपने खाया था भोजन वो कैसा था, ठोस था ना। चीनी यहाँ पे चावल वो कैसा ठोस होता है, तो आपने मान लीजिए उस मैंने ठोस के रूप में खाया था और निकला कैसा, तरल के रूप में। तो आप जो यहाँ पे ठोस है ना, ठोस को आप जटिल मान सकते हैं, और जो हमारा सरल है उसे मतलब जो हमारा तरल है उसे आप सरल मान सकते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि पाचन क्या होता है, तो आप कहिएगा ना कि जो जटिल अणु होते हैं, जटिल अणुओं को चाहे जटिल भोज्य पदार्थों को, पाचन मतलब भोज्य पदार्थ, तो जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थ के रूप में तोड़ने की प्रक्रिया जो क्या होती है, हमारी पाचन होती है। या फिर जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने की जो प्रक्रिया हमारी क्या होती है, पाचन होती है। आशा करती हूँ कि पाचन आपको आ गया होगा। अब बात करती हूँ कि पाचन तंत्र। अब देखिए, ऐसे आप देखिए कि आपने भोजन मुख में लिया, और जब आपने भोजन मुख में लिया था, मुख तो आपका यहाँ पर है। आप सोचिए कि आपके पूरे शरीर के अंदर भोजन कैसे गया। और जब आपने भोजन खा लिया तो आपने जैसा खाया था उसका एकदम मतलब आपने जो भोजन किया था उसका कोई स्वरूप नहीं है, जो आपने बाहर निकाला है, जो आपने अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाला है उसमें उसका कोई स्वरूप नहीं है। आपने लिया था खाया था चावल, तो क्या आपका अपशिष्ट जो पदार्थ होता है उसमें चावल ही निकलता है, नहीं निकलता है ना। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जब हम अपने भोजन को मुख में लेते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। क्या, बहुत सारे अंग पाए जाते हैं जो उन पदार्थों को, उन खाद्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों का विखंडित कर देते हैं और उसका एक नए स्वरूप देते हैं। तो इस भोजन को पचाने में जिन जिन अंगों ने भाग लिया वे अंग मिलाकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक। आप अगर आपसे कोई पूछे कि आप बताइए कि पाचन तंत्र होता क्या है, ठीक। पाचन तंत्र, अगर आपसे कोई पूछे कि आप बताइए कि पाचन तंत्र होता क्या है, तो आप बस इतना कहिएगा ना कि पाचन में भाग लेने वाले तंत्र को, पाचन में भाग लेने वाले जो अंग होते हैं वह परस्पर पाचन में जो भाग लेने वाले अंग होते हैं वे अंग मिल करके एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे हम कहते हैं पाचन तंत्र। ठीक। देखिए, पाचन की क्रिया में बहुत से अंग मिल करके एक तंत्र का निर्माण करते हैं। क्या, तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अंग तंत्र कहते हैं, जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं, हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि पाचन तंत्र होता क्या है, तो बस आप इतना कहिएगा कि पाचन क्रिया में जो जो अंग भाग लेते हैं वे अंग जो होते हैं परस्पर संयुक्त अंग जो होते हैं ना, अंग एक जो परस्पर अंग होते हैं, अंग मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। अब आपने देख लिया कि हमारा जो पाचन तंत्र का हुआ, हमने देख लिया कि हमारा पाचन तंत्र होता है ये क्या होता है। अब ना आप इसका देखिए ना, जो हमारा पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र भी 2 भागों में डिवाइड होता है।
यहाँ पे जो हमारा पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र में तो दो भागों में क्या होता है, डिवाइड होता है। जिसमें जो हमारा पहला तो खुद अंग होते हैं, जिसमें हम नॉर्मल देखते हैं कि जो हमारा अमाशय होता है, अमाशय होता है, छोटी आंत होती है, बड़ी होती है, पूरे तो मुख हुआ होता है। मतलब इसमें आप देखते हैं कि जस्ट अगर पाचन तंत्र देखते हैं तो पाचन तंत्र में हमारा पहला भाग क्या होता है, आहार नाल होता है। आहार नाल में क्या होता है, वही हमारे सब अंग होते हैं। और जो हमारा दूसरा भाग होता है, दूसरा भाग में देखते हैं कि आप हमारी क्या होती है, पाचक ग्रंथियाँ होती है। तो आप जस्ट कह सकते हैं कि जो हमारा पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र भी दो भागों में डिवाइड होता है। पहला तो हमारा आहार नल होता है। आहार नल में हम हमारे शरीर में जितने अंग होते हैं, जहाँ से जो हमारा भोजन होकर गुजरता है, वो हमारा क्या होता है, पाचन आहार नल होता है। लेकिन इसके अलावे पाचन की क्रिया में बहुत सारी ग्रंथियाँ भी सहायक होती हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारी क्या होती है, दूसरा इसका जो हमारा पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र का जो हमारा दूसरा भाग है, ये क्या हो सकता है, हमारी ग्रंथियाँ भी हो सकती हैं, नहीं होती हैं। देखिए लगता है कि तो आज अब देखते हैं कि जो हमारा ये, आशा करती हूँ कि आपको मतलब आ गया होगा। नहीं होगा तो आप इसके सेट ले सकते हैं, इसके सेट लेने के जाते हैं आसानी से आ जाएगा। ठीक, समझिए इसके। देखिए ये हमारा जो पाचन तंत्र होता है ना, ये मैंने बताया कि क्या होता है, दो भागों में विभक्त होता है। क्या, दो भागों में विभक्त होता है। पहला इसका भाग हमारा क्या होता है, आहार नाल होता है। इसका जो हमारा पहला भाग क्या होता है, आहार नाल होता है। और जो हमारा दूसरा भाग होता है वो क्या होता है, पाचक ग्रंथियाँ होती हैं, पाचक ग्रंथियाँ होती हैं। बस पाचक ग्रंथि, ठीक, इतने जरूर लिखेंगे। देखिए ये जो हमारा पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र दो भाग से करते हैं। पहला हमारा जो होता है आहार नाल और दूसरी होती है पाचक ग्रंथियाँ। कैसे होती हैं, तो आपने कभी ना वो सिस्टम देखा है अपने अंग तंत्र का, अपने पाचन तंत्र का कभी सिस्टम देखा है। देखिए ऐसे होता है हमारा पाचक जो तंत्र होता है, ये ऐसे होता है। यहाँ पे तो हमारा पहला क्या होता है, मुख होता है ऐसे। मेरा रेड हो गया, ये चल तब तो बहुत चलते से नहीं चल रहा। देखिए यहाँ पे ना आप कभी अपना सिस्टम देखिएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे हमारा क्या होता है, मुख होता है। मान लीजिए कैसे हमारा क्या हो गया, मुख हो गया, ये हमारा मुख हो गया। यहाँ से एक हमारी नली निकली होती है, यहाँ पे थोड़ा सा कैसे हो जाती है, तो ये छोड़ दीजिए, ठीक, ये कोई बात नहीं, ये हमारी क्या है, ग्रास नली है। अब जब हमारी जो ग्रास नली होती है, ग्रास नली ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना, नीचे दिखे, आप लोग को नीचे दिखेगा ही नहीं तो क्या जरूरत है, ठीक। देखिए ऊपर मान लीजिए कि ये यहाँ से छोटा, बहुत छोटा सा हमारा का ये मुख है, ये हमारा मुख है। यहाँ से एक नल निकली, ये श्वास नली हो गई, ठीक। इसके साथ एक दूसरी नली निकली जो हमारी क्या है, ये ग्रास नली है, जहाँ से हमारा जो भोजन होता है क्या होता है, आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे आप आगे जाएंगे तो एक ऐसी संरचना आती है, ऐसी ऐसी संरचना आती है जिसे हम क्या कहते हैं, अमाशय कहते हैं। अब जब आप अमाशय से ना आगे जाएंगे, इसके लिए चल ही नहीं रहा है। देखिए ये क्या हो गया, हमारा अमाशय हो गया ना, ये हमारा आहार नाल था। जब आप अमाशय से कहाँ जाएंगे, आगे जाएंगे, ठीक। मेरे को बनाना बहुत अच्छा आता है ये वाला फिगर, सोच लीजिए कि ना। अभी आप यहाँ पे आए तो आपको एक ऐसे संरचना, इससे हम कहते हैं छोटी आंत। क्या, छोटी आंत। नीचे दिखेगा नहीं ना, वो इतना ही कर रही हूँ। यहाँ पे ऐसे कम्बाइनेशन हो जाता है, ऐसे जुड़ जाता है, ठीक। देखिए हो गया। अब यहाँ से हमारी क्या निकल होती है, बड़ी आंत होती है ऐसे पाइप के रूप में।
यहाँ पे आके जुट गई। ठीक, देखिए यहाँ पे जुट गई, यहाँ पे एक अपेंडिक्स है, मान लीजिए कि क्या है अपेंडिक्स है। तो अब देखिए यहाँ पे अंग हो गया आपका, ये हमारा क्या हुआ, पाचन सिस्टम हुआ। ऊपर नहीं चल रहा है भाई, हो गया। हो गया ना। अब यहाँ पे आप तक संरचना दिखते हैं ऐसे, ये ऐसे ही होता है। हो गया। फिर यहाँ पे आप देखते हैं ना, इसके पेटवा पे ऐसे रहता है। देखिए यहाँ पे ना यहाँ पे देखिए, इसका अगर मैं आपको नाम लिख के बताऊँ तो देखिए, यह हमारा क्या है, मुगुआ है। ये हमारा क्या है, मुगुआ है। यह हमारी क्या है, ये हमारी ग्रसनी है, और ये हमारी क्या है, ग्रासनली है। आपसे ना कोई पूछे कि आप बताइए ग्रसनी, और ना ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि आखिर जो हमारी ग्रसनी होती है, ग्रसनी क्या होती है, और जो हमारी आखिर ग्रास नदी होती है, आखिर ग्रास नदी क्या होती है। पहले इसका हम नाम कर लेते हैं, नाम कर देखिए, हमारा जो पहला भाग क्या है, हमारा मुख हुआ है, मुख हुआ। मुख गुआ है हमारा, जो हमारे पहला भाग है, ये हमारा मुख गुआ, ये हमारी है ग्रास नली, ग्रास नली। इसे हम इंग्लिश कहते हैं फूड पाइप। ठीक, और ये हमारी जो है क्या है, ग्रसनी है, ग्रसनी। ये हमारा क्या है, अमाशय है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है अग्नाशय, अग्न्याशय। पेंक्रिया जिसे कहते हैं, पेंक्रियाज ग्लैंड। ये हमारी क्या है, छोटी आंत, छोटी आंत। ये हमारी क्या है, ये है हमारी बड़ी आंत, बड़ी आंत। ये हमारा का, इसे छोड़ दीजिए, चाहे देख लीजिए, देखिए ये हमारा जो है ना, ये इसे हम कहते हैं अपेंडिक्स। ये जो है इसे हम कहते हैं अपेंडिक्स। हो गया। यहाँ पे इसे मतलब गुदा द्वार दिया, तो लास्ट वाला क्या हो जाता है, हमारा गुदा द्वार हो जाता है, गुदा द्वार। ये हमारा जो होता है, इसे हम कहते हैं यकृत, लीवर। शरीर की अगर आपसे कोई पूछे ना कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, तो आप कहिएगा कि जो हमारा शरीर होता है, शरीर का हमारे सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है, हम कहते हैं यकृत। इसके बाद ना ये हमारा जो होता है, ये क्या होता है, पित्ताशय, पित्ताशय। हो गया। अब देखिए, अब भोजन का यहाँ पे संचरण कैसे होता है, आप देखिए कि यहाँ पे भोजन का संचरण कैसे होता है। पहले तो जो हमारा भोजन था, हमने भोजन कहाँ लिया, पहले हमारा जो भोजन था, भोजन को हमने कहाँ लिया, मुँह गुआ में लिया। यहाँ पर मान लीजिए हमने भोजन के कण को डाल दिया। अब यहाँ पे आपने भोजन के कण को डाल दिया। ठीक, तो जब आपने भोजन के कण को डाल दिया, तो आपने यहाँ पे आपकी क्या थी, दांतें थी, आपका दांत था, जीभ था, मान लीजिए कि जो मंसो था, या अब मान लीजिए ना यहाँ पे हाँ, जब आपने भोजन खाया तो आपने अपने मुख में डाल लिया, मुख में डाल दिया, तो आपके मुख में क्या पाया जा रहा है, दांत पाए जा रहे हैं, जीभ पाया जा रहा है। तो आपने जब भोजन को डाला, तो भोजन का स्टार्ट, पचना स्टार्ट कहाँ हुआ, आपके मुख में हुआ। अपने मुख में पूछते हैं, तो पहला अपने भोजन को कहाँ रखा, अपने मुख में रखा। जब यहाँ पे जब भोजन का थोड़ा बहुत पाचन हो गया, पाचन छोड़ दीजिए, जब इसको भौतिक क्रिया के द्वारा हम मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हो गया, इसका पचना शुरू हो गया, इसको हमने तोड़ना स्टार्ट कर दिया, कहाँ, मुख में दांत करके, तो यहाँ पे हमने इसका क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब आप देख रहे हैं कि जो भोजन है, भोजन को तो अब जब आपने तोड़ फोड़ दिया, तो ये ऐसा तो नहीं होता है कि आप जो भोजन लेते हैं, भोजन केवल का मुख में रहता है, ऐसा तो नहीं होता है। आप उसे कूचते रहते हैं, वो अंदर जाता रहता है। जब आप उसे कूचते रहते हैं, तो वो नीचे जाता रहता है। जैसे कि ना, जैसे कि हम कुछ खाते हैं, मान लीजिए कि आप दाल चावल ही खाते हो। ठीक, दाल चावल खाते हो, तो कुछ तो कुछ लेते हो, तो आप खाते रहते हो। आप जितना भोजन खाते हो, अपने मुख में तो नहीं रहता, वो कहीं ना कहीं कहाँ जाता है, अंदर जाता है। आप जो खाते हो भोजन, वो अंदर जाता रहता है, आप खाते रहते हो, वो जाता रहता है। लेकिन जब आप पूछते हो तो क्या होता है, जाता रहता है। अगर नहीं पूछते हो तो वही अटक जाता है, अगर पूछते रहोगे तो क्या हो, जाता रहता है। देखिए, जो यहाँ पे जो भोजन का स्थानांतरण होता है ना, ग्रास नली में या फिर पूरे ये आहार नाल में जो भोजन का स्थानांतरण होता है जिस रूप में, उस गति को हम क्या कहते हैं, क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। आपसे कोई पूछे कि आप बताइए क्रमानुकुंचन गति क्या होती है, तो आप कहिएगा ना, भोजन जो भोजन होता है, भोजन आहार नाल में जिस गति के द्वारा जाता है, जो भोजन होता है, भोजन आहार नाल में जिस गति के द्वारा जाता है, उस गति को हम क्या कहते हैं, क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। क्रम के अनुकुंचन, अनुकुंचन और क्रम के अनुकुंचन मतलब क्रम के अनुसार।
अनुकुंचन मतलब अगर फालोड हम कर सकते हैं, लेकिन मेरे को अनुकुंचन का शाब्दिक अर्थ नहीं मालूम है तो नहीं कर सकती, लेकिन फालोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप तोड़िए क्रमानुकुंचन को, क्रमानुकुंचन आप इसे तोड़ेंगे ना तो यह होगा क्रम के अनुकुंचन, क्रम धन अनुकुंचन, अनुकुंचन आप ये तोड़ेंगे तो इसका अर्थ होगा ना क्रम के अनुकुंचन। तो आप देखते हैं कि जो भोजन होता है ना, यहाँ पर इसमें जाएगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, मतलब ये क्रम के अनुसार जाता है, इसलिए हम कहते हैं इसे क्रमानुकुंचन गति। आपको ये पूछे क्रमानुकुंचन गति क्या होगा, क्या होता है, तो आप कहिए ना कि जो हमारा आहार नाल में होता है, आहार नाल में भोजन आगे जिस गति के द्वारा जाता है, क्या आहार नाल में जो हमारा भोजन होता है जिस गति के द्वारा आगे जाता है उस गति को हम क्या कहते हैं, क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर ये, तो इसलिए मैंने यहाँ बता दिया कि ये भोजन आगे बढ़ रहा है तो इस गति को भी हम कुछ कहते हैं, इस गति को कहते हैं हम क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। यहाँ से हमारा भोजन कहाँ आया, यहाँ से जो हमने खा लिया था, यहाँ से हमारा भोजन कहाँ आ गया, अमाशय में आ गया। जब ये भोजन हमारा अमाशय में आया ना, ठीक, जब ये भोजन हमारे अमाशय में आया तो यहाँ पे ये मिनिमम जो होता है 4 घंटे रहता है। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे कि जो हमारा भोजन होता है, भोजन अमाशय में कितने घंटों तक स्थिर रह सकता है, तो आप कहिएगा कि जो हमारा भोजन होता है, भोजन हमारे अमाशय में लगभग 4 घंटे तक रहता है। आप कहते हैं ना कि मेरा पेट भर गया है, तो हमारा जो पेट होता है ये क्या होता है, अमाशय होता है। अमाशय के सिवा हमारा पेट कुछ नहीं होता है। उसके बाद जो हमारा ऊपरी परत होती है इसे हम कहते हैं उदर हुआ, लेकिन जो हमारा आंतरिक पेट होता है, जब हम खाना खाते हैं तो कहते हैं हमारा पेटा भर गया है, तो पेट हमारा क्या होता है, अमाशय ही होता है। इसके बाद जो भोजन होता है, भोजन का स्थानांतरण हमारा क्या होता है, जब इसमें पूरा पूंछ लिया जाता है, इसमें जो कीटाणु मार लिए जाते हैं, तब हमारा भोजन जो होता है आगे बढ़ता है। आगे कहाँ बढ़ता है, छोटी आंत में बढ़ता है। जब छोटी आंत में बढ़ने से इसका पाचन हो जाता है तो कहाँ आता है, बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत में से पाचन नहीं होता है, संपूर्ण पाचन यही छोटी आंत में हो जाता है, बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है। आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि आप बताइए ना किस अंग में भोजन का पाचन नहीं होता है। अगर वहाँ पे आपको बड़ी आंत दी हो तो आप कहिएगा कि जो हमारा बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत में हमारा क्या होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है। यहाँ पे बस ना भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। हो गया, अब पाचन हो गया, यहाँ पे अवशोषण हो गया। अब जब पूरा भोजन का पाचन हो गया तो क्या बचेगा, जो मलमूत्र होगा उसका होगा, उसका उत्सर्जन होगा। तो यहाँ से गुरुद्वार के द्वारा क्या होता है, हमारा जो अवशेष पदार्थ होता है वह शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारा ना जो पूरा मुक्त, यहाँ पे जो हमारी पूरी क्रिया थी ये संपन्न हुई कि हमारा जो भोजन होता है, भोजन आखिर मुख में जाता कैसे, उसके बाद आगे मतलब बढ़ता कैसा है, इसी सभी क्रिया हमने क्या कर लिया, देख लिया। तो आज के लिए ना बस हम इसे इतना ही देखते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना तो खराब हो जाएगा। ठीक, तो ये आहार नाल और पाचक ग्रंथियाँ, ये तो इसमें आप देखिए ये सब हमारी क्या है, ये सब हमारी पाचक ग्रंथियाँ हैं। ये हमारा क्या था, आहार नाल था मेन पॉइंट। बीच का जो हमारा पूरा भाग है ना, ये हमारा क्या है, आहार नाल है। इसके आसपास जितनी उसके साथ लगी हुई है ना शाखा के रूप में, ये सब हमारी क्या है, पाचक ग्रंथियाँ। तो ये सब सहायक होती हैं कहाँ, पाचन की क्रिया में। तो देखिए मतलब एक बात कहनी है, शायद ध्यान दीजिए भाई, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक।